So here are some few merits and demerits of statutory corporations. So let's discuss about it. This form of organization enjoys certain advantages in its working which are as follows. ऐसी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, कुछ एडवांटेजेस उनके जो वर्किंग के होते हैं कि किस तरीके से उनको जो भी काम उनका चल रहा है उसमें उनको कौन कौन से एडवांटेजेस मिल रहे हैं, वो नीचे हम लोग जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है, they enjoy independence in their functioning and a high degree of operational flexibility. As I told you earlier as well, that statutory corporations came into existence by passing a specific act related to that particular statutory corporation in the parliament. Okay, so the government first have to pass that act in the parliament, and after that act has been passed from the parliament, the statutory corporation is created. Okay, so all the rules and regulations related to the operation and functioning and employees rules and regulation, all those rules and regulations are mentioned in that act. ओके तो जो भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होती हैं उनको अपने पर्टिकुलर एक्ट, जो उनके लिए एक्ट बना होता है, उस एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ता है। ठीक है, तो एक तरीके से उनके गवर्नमेंट के जो अनडिज़ायरेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, और जो गवर्नमेंट का अनडिज़ायरेबल कंट्रोल होता है वो उससे बची रहती हैं। गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल उन पे नहीं होता है एज अकॉर्डिंग एडवांटेज के तरीके दिखाया जा रहा है, लेकिन आप डिसएडवांटेज में पढ़ोगे कि गवर्नमेंट कैन कंट्रोल दैम। आज के सिनारियो में क्या है कि ऐसा है कि हाँ, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऐसी है कि उनका एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट के जो अनडिज़ायरेबल, मतलब कि गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं वो उनको फॉलो नहीं करने होते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग अ सेपरेट एक्ट इन विच देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेल डिफाइंड। ठीक है, तो that's why they are having independence in their functioning and operational flexibility. They can work according to their will, but by not violating the rules and regulation given in the particular act through which they came into existence. Okay, second point is, since the funds of these organizations do not come from central budget, कल मैंने आप लोगों को इसके फीचर्स में बताया था कि जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होती हैं उनके फंड्स, उनका जो खर्चे के लिए पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करती हैं उससे जनरेट होने वाले रेवेन्यू का, उससे जनरेट होने वाले फ़ायदे को, जो मॉनेटरी फ़ायदा होता है उसको वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करती हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, वो लोग गवर्नमेंट से फ़ंड नहीं लेते हैं, जो भी आपका वो लोग जो भी, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाने की स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है तो उस प्रोडक्ट को बेच के अगर कोई भी उनको रेवेन्यू मिल रहा है तो उस रेवेन्यू के थ्रू वो लोग अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशंस में जो फंड्स की नीड होती है उसको फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी एक LIC आपने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC, आप सबके मम्मी पापा ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में कोई ना कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी, या फिर वेरियस पॉलिसीज़ जो उनकी आती है वो ले रखी होगी। सबके घर में अधिकतर LIC की पॉलिसी तो होती है ना। तो अब क्या होता है कि जो ये LIC वाले हैं, LIC जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। It is came into existence through passing a LIC Act in the Parliament. तो अब LIC एक्ट में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड हैं। तो LIC को जो बजट, जो फंड होता है ना, जो पैसा मिलता है वो उनको गवर्नमेंट से नहीं मिलता है, उनको जो सर्विसेज वो लोग हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं ना, उसके थ्रू जो उनको रेवेन्यू क्रिएट होता है उसको वो लोग यूज़ करते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिकली जो सेंट्रल बजट गवर्नमेंट
चलाती है उससे उन लोगों का पैसा नहीं आता है। ठीक है, सेंट्रल बजट आता है ना कि बजट क्या है कंट्री का, किस सेक्टर को गवर्नमेंट कितने पैसे देगी, क्या क्या उनकी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की न्यू ईयर के लिए, न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए, होता है ना। तो अब ये उससे अफेक्टेड नहीं होते हैं बिकॉज दे आर वर्किंग थ्रू द रेवेन्यू, they are getting funds to the revenue which they are getting from the particular services or goods they are providing to the public. The government generally does not interfere in their financial matter including their income and receipts. इसीलिए गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर नहीं करती इनके फाइनेंशियल मैटर्स में, कितनी इनकी इनकम है, कितना ये लोग खर्चा कर रहे हैं, कितनी इनकी रिसिप्ट्स हैं, उससे इन लोगों को मतलब इतना नहीं रहता है गवर्नमेंट को, बिकॉज they are not taking funds from the central budget from the of the government. Okay, थर्ड पॉइंट हमारा है since they are autonomous. autonomous का मतलब क्या होता है? स्वराज। ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वराज, जहाँ पे आपका राज्य चले। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन कैसी हुई? इनके ऊपर गवर्नमेंट का राज्य नहीं चलता है, इनके ऊपर इन्हीं के एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं। तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। ये लोग खुद की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर बनाते हैं। इनको गवर्नमेंट के बनाए हुए पॉलिसीज़ या फिर प्रोसीजर्स को, तरीक़ों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है विद इन द पावर्स असाइन टू देम बाय द एक्ट। तो ये अपने खुद की पॉलिसीज़ और जो प्रोसीजर्स होते हैं वो फ्रेम करते हैं। कौन? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, बिकॉज दे आर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। और ये लोग पॉलिसीज़ और प्रोसीजर को, किन चीज़ों को ध्यान में रख के फ्रेम करते हैं? उन पार्ट्स को ध्यान में रख के फ्रेम करते हैं जो पार इनको एक्ट ने अलॉट की होती है। बताया था ना कि एक्ट जो होता है इनका पर्टिकुलर एक्ट वो डिफाइन करता है कि क्या पार्ट्स हैं, किस किस तरीके से लोग काम कर सकते हैं और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे इनके ऊपर। तो अगर इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पॉलिसी बनानी है या फिर कोई भी प्रोसीजर न्यू फ्रेम करना है, तो उनको जो पार्स दी गई उन एक्ट के द्वारा, उसी पार्स को लेकर ध्यान में रख कर ये लोग पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को फ्रेम करते हैं। The act may, however, provide few issues or matter which require prior approval of a particular ministry. लेकिन एक्ट में कुछ ऐसे इश्यूज़ और मैटर्स भी दिए रहते हैं जिसको आपको लागू करने से पहले, या फिर अगर वो मैटर ऐसा कुछ हो गया तो आपको उसमें पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की, जो जैसे कि LIC की मिनिस्ट्री, LIC किस मिनिस्ट्री में आएगी? एजुकेशनल मिनिस्ट्री में आएगी? नहीं ना। जिस मिनिस्ट्री में वो लाए कर रहा होगा उस मिनिस्ट्री में आपको प्रेयर अप्रूवल लेनी पड़ेगी इस मिनिस्ट्री से फॉर दैट पर्टिकुलर इशू एंड मैटर। अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज़ अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिकली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे से डेवलप करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इट हैज़ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट के तरीके इनके पास पावर होती हैं कई सारी, कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस की भी पावर्स होती हैं इनके पास और गवर्नमेंट वाली भी पावर्स होती हैं। ठीक है, सो दीज वर द 4 points related to the merits of a statutory corporations. Now we will see its demerits. This type of organization suffers from several limitations which are as follows. Demerits को हम लोग limitations भी बोलते हैं। In reality, a statutory corporation does not enjoy as much operational flexibility as stated above. जैसे कि अभी हम लोग ने मेरिट में पढ़ा कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है क्योंकि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है और जो एक्ट होता है उसमें इनके सारे ऑपरेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल इनके ऊपर रहता है। तो जितना आपने ऊपर पढ़ा कि ये बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इंजॉय करती हैं कि कैसे भी काम कर सकती हैं, गवर्नमेंट इनको कुछ नहीं कह सकती, ऐसा नहीं है। RBI कुछ भी कर ले, LIC कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कैन कंट्रोल देम इवन इफ दे आर हैविंग अ पर्टिकुलर एक्ट रिलेटेड टू देम,
then also government can have a certain control over them. That's why they are not enjoying as much operational flexibility जैसा ऊपर merits में बताया गया. All actions are subject to many rules and regulations. जो भी action ये लोग लेती हैं वो किसी ना किसी rules and regulations से related होता है, which is created by government. जैसे कि आप ONGC ले लो. ONGC क्या है ये आपको पता है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. ठीक है, तो अब ये एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हमारे कंट्री में ऑयल्स और नेचुरल गैसेस का प्रोडक्शन, कैसे उनकी ड्रिलिंग, मतलब कैसे हम लोग ऑयल और नेचुरल गैसेस को मतलब कि जनरेट करें, ये बेसिकली इनका काम रहता है. ठीक है, तो अब इनका एक पर्टिकुलर एक्ट है मेंटेन, बिकॉज इट इज़ अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, इट इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट, बट देन ऑल्सो दे आर नॉट हैविंग एज मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज इट इज़ गिवन इन देयर मैरिट्स. द गवर्नमेंट हैव certain control over them. The government's rules and regulations are somehow applicable over them. That's why they are not getting as much operational flexibility as it is given in their merits, as they are mentioning in the merits of statutory corporations. Second हमारा demerit है government and political interference has always been there in major decision of where huge funds are involved. गवर्नमेंट का हमने देखा था कि क्योंकि गवर्नमेंट इनको फंड्स नहीं प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इनके फाइनेंशियल मैटर्स में नहीं रहता है, बट देन ऑल्सो थोड़ा फिर इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का रहता है जहाँ पे लार्ज फंड की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, चाहे लार्ज फंड ये लोग ले रहे हों, चाहे किसी को दे रहे हों, चाहे कोई ऐसी ट्रांजेक्शन, अगर लार्ज फंड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रही है तो गवर्नमेंट विल हैव अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विल बी फाउंड देयर. ओके, जो मेजर डिसीजन होते हैं और ह्यूज फंड से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, जैसे कि अभी आपका डिमोनेटाइजेशन होना था. ठीक है, तो उसमें RBI के जो आपके गवर्नर थे रघुराम राजन उस टाइम के, और जो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि किस तरीके से क्या होगा, और मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया, सेंट्रल मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया कैसे क्या होगा. ठीक है, तो केवल RBI को लेकर डिसीजन नहीं लिए जा सकते. अब अगर RBI को रेपो रेट वगैरह बढ़ाना होता है तो दे आर कंसल्टिंग गवर्नमेंट, even if they are not telling you, but they are consulting government, they are taking advice of the government, so their decisions are being influenced by government na. So how we can we say that they are having operational flexibility? They are not having operational flexibility. If they are doing any transaction which involve huge fund, so they have to take or they have to consult the advice of government. Okay, now come to the third point, which is where there is dealing with public rampant corruptions exist. rampant का मतलब क्या होता है? rampant का मतलब अनियंत्रित, जिसको आप नियंत्रण में ना ला पाओ उसे कहते हैं अनियंत्रित. ठीक है, तो अब इनकी डीलिंग जो होती है पब्लिक के साथ ना, उसमें कई सारे करप्शंस एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि आप ONGC में भी देख लो तो कई सारे करप्शंस हैं लेवल पे, जितने भी ऑफिसर लेवल के लोग हैं वो करप्शंस कर रहे हैं. ठीक है, वो आपके सामने नहीं आ रहे करप्शन, बट करप्शंस इज एग्जिस्टिंग देयर वाइल दे आर डीलिंग विद द पब्लिक. UTI ले लो, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है. इट इज़ ऑल्सो एन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. दे आर ऑल्सो अ सर्टेन लेवल ऑफ सर्टेन सॉर्ट ऑफ करप्शन इज एग्जिस्टिंग. अनियंत्रित करप्शन एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये भी एक करप्शन एग्जिस्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी डिमेरिट है, बिकॉज उसका नुकसान अल्टीमेटली किसको होगा? नॉर्मल पब्लिक को होगा. फोर्थ एंड द लास्ट डिमेरिट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द गवर्नमेंट हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइज़र टू द कॉरपोरेशन बोर्ड. ये जितने भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होती हैं इनका एक कॉरपोरेशन बोर्ड होता है, तो गवर्नमेंट जो है उसमें एडवाइज़र्स अपॉइंट करते हैं अपने,
दिस कार्ब्स द फ्रीडम ऑफ कॉरपोरेशन इन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर डिसीजन। अब जब अपॉइंट किया जाता है एडवाइज़र, तो गवर्नमेंट के संग कॉरपोरेशन बोर्ड जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिसकी वजह से फ्रीडम जो होती है कॉरपोरेशन की वो थोड़ी कम हो जाती है, उसकी फ्रीडम में थोड़ा मतलब कि फ्रीडम उनकी एक तरीके से कम हो जाती है, ठीक है। बिकॉज नाउ एडवाइजर्स आर देयर टू एडवाइज देम दैट you don't have to do this thing and it will harm you or it is not good for our country or for the government, so they have to listen to the particular advice of the advisor, although they are not bound to follow that advice, but they have to take that advice and they have to follow as well, because it is a government pressure on them. If there is any disagreement, the matter is referred to the government for final decision. अब अगर मान लो कोई भी डिसएग्रीमेंट हुआ, मान लो उन्होंने गवर्नमेंट ने एक एडवाइज़र रखा और एडवाइज़र की बात मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं उस बात को नहीं मान रही हूँ, तो ये मैटर ऐड किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन देगी कि हमें अपने एडवाइज़र की बात माननी है जो उसने अपॉइंट किया है कि नहीं माननी है। दिस इज़ फर्दर डिलेज एक्शंस। इसीलिए जो भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस में जो भी काम होते हैं उनसे रिलेटेड डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, ठीक है। सो दीज वर द 4 demerits ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस. सो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो.